Good morning to all of you. Today I will start the topic that is the dipole moment. तो आज हमारी बात होगी आपसे डाइपोल मोमेंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं, डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, when two equal and opposite charge are placed at some distance then the arrangement is known as dipole। फिर से बात को समझे, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जांपल क्या है, HCl है। तो ये क्या है, डेल माइनस, ये क्या है, डेल प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, एज ए निगेटिव की तरह काम करेगा, ये एज ए पॉजिटिव की तरह काम करता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, दैट इज द डी। और ये क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ। अगला हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जरा समझे आप। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखते हैं किससे, म्यू से लिखते हैं। और म्यू इक्वल टू होता है दैट इज क्यू इंटू डी के। क्या होता है बेटा, क्यू इंटू डी। इसका मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन साइड, किसी एक साइड पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा। तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पार्ट ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो चाहे इसको आप नोट करते हुए चलें। ठीक है, क्या बताएंगे, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अगली बात क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है वो क्या कहलाती है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको भी थोड़ा मेंशन करते हुए चलते हैं। अगली बात हमने क्या बताई, इट इज, ये कैसा है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा बेटा, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब मीन्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। किस पर डिपेंड करता है बेटा, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। कुछ बातें हम आपसे और करना चाहते हैं। ये जो आपके पास Q दिया हुआ है, Q क्या है, दैट इज चार्ज। क्या है, चार्ज। तो ये चार्ज की जो यूनिट होती है, जो मिनिमम चार्ज होता है वो कितना होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर होता है मिनिमम चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो जो चार्ज होता है हम किस पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इलेक्ट्रॉन्स पर अगर आप चार्ज की बात करें तो ये दो तरह से आप रख सकते हैं वैल्यू। पहली वैल्यू जो रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और दूसरा होता है दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कैसे समझे, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बेटा। और ये क्या आता है, कूलम में आता है। और ये जो आपका आता है किस में आता है, CGS सिस्टम में होता है। किस में होता है, CGS सिस्टम में। और ये जो आता है दैट इज SI यूनिट होता है। क्या होता है, SI यूनिट होती है। फिर से बात को आप समझने का कोशिश करें। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्या होता है, when two equal and opposite charge are placed at some distance the arrangement is called dipole। और फिर डाइपोल मोमेंट क्या है, ये तो डाइपोल आपको दिखाया हमने। फिर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी एक पर क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिपेंड करता है किस पर, मैग्नीट्यूड पर, और किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर। फिर हमने किसके बारे में बात की आपसे, चार्ज के बारे में।
तो चार्ज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जो चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर, और इसको एसआई सिस्टम में हम कितना चार्ज लेते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यही सीजीएस सिस्टम में कितना होता है, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बेटा, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद जो आपसे हम बात करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व करते हैं, और ये डाइपोल मोमेंट आपका एक्सपेरिमेंटल होता है। आप इसे डायरेक्ट देखकर बता दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हुए हम चलते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, अगर मान लीजिए आपके पास डाइपोल मोमेंट को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो केसेस होते हैं। एक तो होता है क्या, दैट इज डाइएटॉमिक, एक क्या होता है डाइएटॉमिक, दूसरा क्या होता है दैट इज पॉलीएटॉमिक। अगला क्या होता है बेटा, दैट इज पॉलीएटॉमिक। तो डाइएटॉमिक के केस में अगर आप बात करना शुरू करें, तो जैसे हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl। तो यहां पर होता क्या है, जो आप डाइपोल मूवमेंट के साइन को दिखाते हो वो एक एरो के थ्रू दिखाते हो। कैसे दिखाते हो, एक एरो के थ्रू। और ये जो एरो है ये हरदम इस तरह से आप लगाते हो, मतलब इसका जो हेड होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड, और जो टेल होगा, एक लाइन कट कर देते हैं यहाँ पे, वो किसकी तरफ होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो फिर से बात को समझे, डाइपोल मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इस एरो के थ्रू दिखाते हैं। यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड हम क्या रखते हैं, हेड रखते हैं, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी साइड क्या होगा, टेल होगा। अब यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये जो आपका बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, दैट इज पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर बॉन्ड। जो मॉलिक्यूल का डायटोमिक के केस में जो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर बॉन्ड। ठीक है, चलिए कुछ बात और करते हैं किसके बारे में, पॉलीएटॉमिक। लेकिन एक बात और समझेंगे हम डायटोमिक के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, जैसे हमारे सामने क्या दिया है, एक दिया है HF, एक क्या दिया है HCl, और क्या दिया है HBr, और क्या दिया है HI दिया। ठीक है, और क्या दिया HI। थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपसे बात करते हैं। जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बताएं, 3.0, और फिर ब्रोमीन की कितनी होती है, दैट इज 2.8, फिर इसके बाद आयोडीन की कितनी होती है 2.5, हाइड्रोजन की कितनी होती है बताएं, दैट इज 2.1। ठीक है, कितना होगा 2.1। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस आप लेते हैं तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, कितना मिल जाएगा, लगभग 1.9 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जरा आ जाए, कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जरा आप बात करें, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.9, और फिर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कितना हो जाएगा 0.7, फिर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कितना हो जाएगा 0.4। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ही ज्यादा क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी हमें ध्यान रखना है। अगला जो हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, पॉलीएटॉमिक के बारे में। किसके बारे में बेटा, पॉलीएटॉमिक। तो चलिए पॉलीएटॉमिक के बारे में अगर आपसे हम बात करें, जैसे आपके सामने क्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है क्या, CO2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, CO2। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसका डाइपोल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इधर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर इसका जो डाइपोल मूवमेंट आएगा म्यू, दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जो डाइपोल है उनका डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। और डाइपोल जो मूवमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर, वेक्टर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। और जब दो वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनका जो रिजल्टेंट आता है दैट इज 0। क्या आता है, 0 आता है। ठीक है,
तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। अब फिर यहीं पे अगर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, H2O ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, H2O। तो H2O के केस में क्या होता है जरा समझे आप। H2O के केस में आप क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या होगा, हेड होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या होगा, टेल होगा। इसी तरह जरा आप इधर देखें बात को, इधर भी देख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, ये अपोजिट नहीं है कि कैंसिल आउट हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटली जो पाया गया है वाटर के लिए जो डाइपोल मोमेंट है, दैट इज इक्वल टू 1.85 क्या डी बाई में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट क्या हो गई डाइपोल मोमेंट की, डी बाई हो गई, ठीक है। तो इसको भी नोट करते हुए चलेंगे, क्या जो यूनिट है वो क्या है, डी बाई, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल करते समय इसको और अच्छे से जिक्र करेंगे उसका। अब फिर इसके बाद आपके पास एक मॉलिक्यूल और दिया है, जैसे यहां पर दिया है क्या, अगर अगर किसी मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सेम तरह के एटम से जुड़ा होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सेम तरह के एटम से जुड़ा होता है तो रिजल्टेंट डाइपोल, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। इस बात का हमें ध्यान रखना। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने क्या ले लिया, BF3 मॉलिक्यूल ले लिया, क्या ले लिया, BF3 मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या होगा, सेंट्रल एटम से सेम तरह के एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये डाइपोल हुआ, ये डाइपोल हुआ, और ये डाइपोल हुआ। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों जो है इनका डाइपोल मोमेंट इसके द्वारा कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब किन्हीं दो डाइपोल मोमेंट का सम नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जीरो हो जाता है। और यहीं पर आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसको कि एक होता है लामीस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहां पर इक्वल एंगल है तो इक्वल फोर्स काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। इक्वल एंगल कितना जरा बताएं आप, कितना है, दैट इज 120, ठीक है। तो इक्वल एंगल, इक्वल फोर्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह कुछ और भी ले लें, जैसे हमने क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, क्या ले लिया, मीथेन। इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, दैट इज जीरो। इसका कितना होगा, जीरो। इसी तरह और भी ले सकते हैं। तो यहां पर क्या है, हमने पॉलीएटॉमिक के केस में डाइपोल मोमेंट देखा और डाई एटॉमिक के केस में डाइपोल मोमेंट देखा, ठीक है। तो CO2 के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो डाइपोल अगर वेक्टर सम या वेक्टर कैलकुलेशन आप करेंगे, दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहेंगे और दोनों 180 डिग्री पर हैं, तो ऐसी कंडीशन में म्यू इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन वाटर के केस में कितना होता है, जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, दैट इज 1.85 क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सेम तरह के एटम से जुड़ा हुआ है, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे हम बाद में, तो वहां पर क्या होगा, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है which have more dipole moment, NH3 or NF3, that is your NCERT प्रॉब्लम। इसको आप करें, ठीक है, फिर नहीं बताना शुरू करते हैं। चलिए, तो आपके सामने NH3 दिया है और NF3 दिया है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इस बारे में हमें बात करनी। चलिए, तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। दैट इज अमोनिया, ठीक है, दैट इज अमोनिया। फिर इसके बाद क्या होता है, दूसरा हम लेते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब यहां पर होता है क्या है, इनका थोड़ा सा हम लोग डाइपोल रिप्रेजेंट करेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर अगर लोन पेयर आपके सामने है
तो डाइपोल आप किधर की तरफ दिखाते हो, लोन पेयर साइड। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, डाइपोल इधर रिप्रेजेंट करोगे, फिर क्या करेंगे, अगली कंडीशन डाइपोल यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट ऐसे दिखाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इधर तो आप लिखेंगे लोन पेयर के केस में, लेकिन अब समस्या क्या आ गई है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, जो डाइपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कितना μ1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, μ2 मानते हैं। क्या मानते हैं, μ2। तो अब क्या देखेंगे कि यहां पर क्या देखते हैं कि जो डाइपोल है उन सब का डायरेक्शन एक ही है, लेकिन यहां पर देखिए एक डाइपोल ऊपर जा रहा है तो तीन क्या है, नीचे जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन NF3। तो यहां बता सकते हैं क्या, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। μ1 जो होगा वो μ2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर से बात को आप समझें तो कहा गया विच हैव मोर डाइपोल मोमेंट, एक NH3 है, एक क्या है, NF3 है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आप नाइट्रो अमोनिया बनाएं, इसमें डाइपोल रिप्रेजेंट करें, तो लोन पेयर साइड हम डाइपोल दिखाते हैं। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो किधर होगा, नाइट्रोजन साइड, फिर इधर क्या होगा, नाइट्रोजन साइड, फिर क्या होगा, नाइट्रोजन साइड। तो यहाँ पर क्या होता, सभी डाइपोल का डायरेक्शन एक ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब आपस में सम होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये तीन नीचे की तरफ है, लेकिन एक क्या है, ऊपर की तरफ। तो कुछ पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज मोर देन NF3। ठीक है बेटा, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन करेंगे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। चलिए आगे हम बात करेंगे आपसे एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का क्या एप्लीकेशन, पहला क्या है, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। पहला क्या है, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब बात को आप समझें, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड जब हमने स्टडी किया था तो आपसे बताया था अगर सेम तरह के एटम शेयरिंग करते हैं तो वहां बनता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर डिफरेंट तरह के एटम इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं तो वहां बनता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन डाइपोल मोमेंट के स्टडी करने के बाद पता चला कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें डिफरेंट एटम होते हैं लेकिन वो पोलर नहीं होते, वो नॉन पोलर होते हैं। क्यों, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ देन इट विल बी द नॉन पोलर, और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो वो क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे हमने क्या लिया था, CO2 लिया था। क्या लिया था, CO2। तो CO2 ऐसे क्या दिखता है, दिखता है दो अलग अलग एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहां हो सकता है क्या हो, पोलर, लेकिन रियल में इसके लिए डाइपोल मोमेंट कितना आता है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द नॉन पोलर। कैसा होगा बेटा, दैट विल बी द नॉन पोलर। ठीक है, तो फिर से बात को आप समझें तो होता क्या है कि जिन मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है वो पोलर कहलाते हैं या पोलर होते हैं, लेकिन जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर। अगर जीरो है तो नॉन पोलर। तो पहली चीज। अब दूसरी बात जो हमें समझना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है दैट इज म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100। दैट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द आयनिक परसेंटेज इन एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड में आयनिक परसेंटेज को ऑब्जर्व करने के लिए आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड मतलब डाइपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व किया गया है और अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100। इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा और आसान बने आपके लिए। चलिए नोट कर ले फार्मूला। चलिए
क्वेश्चन है आपका, चलिए समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड आउट आयनिक परसेंटेज इन HCl if following data are given। if following data are given, क्या क्या दिया गया है जरा समझें। पहला म्यू ऑब्जर्व दिया गया 1.03 डी, डी मतलब डिवाइड, ठीक है। फिर इसके बाद बॉन्ड लेंथ जो दिया गया है 1.275, क्या लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है HCl में आयनिक, HCl में क्या बताना है आयनिक परसेंटेज। तो पहले आप फार्मूला चाहे नोट कर लें, ठीक है। फार्मूला अभी हमने आपको बताया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू कितना होता है म्यू ऑब्जर्व्ड, ठीक है, अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100। तो ऑब्जर्व्ड आपको दिया गया है 1.03 डिवाइड, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, म्यू आयनिक फाइंड आउट करना, ठीक है। तो म्यू आयनिक फाइंड आउट करने के लिए आप ये मान के चलते हो कि HCl एक आयनिक कंपाउंड है। फिर से बात को समझें, म्यू आयनिक निकालने के लिए आप ये मान के चलते हो कि HCl आपका एक आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो आपको क्या बताओगे कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, Cl को, तो क्या हुआ है, तो Cl का ऑक्टेट पूरा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन से क्लोरीन में, तो वहां पर कितना ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, म्यू आयनिक इक्वल टू Q इंटू डी के, ठीक है। तो यहाँ Q जो होगा चार्ज, हम आयनिक की बात कर रहे हैं तो आयनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो ये हुआ है कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻10, किसमें है ये ESU में रखेंगे, ठीक है, किसमें रखेंगे ESU में। और D की वैल्यू कितना है, दैट इज 1.275 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम जो दिया है इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आप वैल्यू रखें जरा यहाँ पे, इसको आप लिखेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 6.18 इंटू 10⁻⁻18, और ये क्या होगा ESU और सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होगा ESU सेंटीमीटर। अब होता क्या है, ये जो आपके सामने वैल्यू दिया है, अगर इसको 10⁻⁻18 से डिवाइड कर देते हो तो ये डिवाई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से बात को समझें, जो ESU सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर इसे 10⁻⁻18 से डिवाइड कर देते हैं तो ये डिवाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए करते हैं, म्यू आयनिक इक्वल टू कितना 6.18 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻18। तो ये कन्वर्ट हो गया, 18 से 18 कैंसिल आउट, 6.18 क्या आ गया डिवाई में आ गया, क्या आ गया 6.18 क्या आ गया डिवाई में आ गया। चलिए अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये फार्मूला अप्लाई करें, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जब आप देखेंगे तो ऑब्जर्व्ड कितना है 1.03, ठीक है, और हमें म्यू आयनिक कितना मिला है 6.18 इंटू 100, ठीक है, कितना 100। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर अभी हम वैल्यू रख दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये हमको मिलता है 16.83%, मतलब HCl में आयनिक कैरेक्टर कितना है 16.83%। फिर से बात को हम रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन है फाइंड आउट आयनिक परसेंटेज इन HCl फॉलोइंग डाटा आर गिवन। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100। अगर म्यू आयनिक आपको निकालना है तो आप ये मान के चलते हो कि वो आयनिक कंपाउंड है,
और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। तो यहाँ Q जो आपने रखा है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज रखा, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, तो इसको रखेंगे किसमें, ESU में। और ये जो आपका यूनिट दिया है इन CGS सिस्टम, ये किसमें दिया है, ये दिया है CGS सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका वैल्यू है इसको अगर 10⁻18 से डिवाइड कर देंगे, दैट चेंजेस टू डिबाई, टाइम चेंज हो जाएगा, डिबाई में बदल जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताने के लिए आप क्या करते हैं, म्यू ऑब्जर्व 1.03D और ये आयनिक आपने कितना 16.83% आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप करें, जहां डाउट होता है फिर आप बताएं, चीजों को क्लियर करने का कोशिश किया गया हर स्टेप पे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता तो आप बताएं, ठीक है। और ये जो आपका CGS सिस्टम में दिया है, लेकिन यहीं पर अगर आप कूलम और मीटर में लेते तो ये किस में होता, SI यूनिट में होता, किसमें होता, SI यूनिट में होता। तो ये हम समझ गए कि CGS सिस्टम में कितना होता है, CGS सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट, चार्ज जो होता है कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर, और चाहे हम लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये यूनिट कन्वर्जन भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आप इतना करें और आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2-4 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना करते हैं, ओके, थैंक यू।